Good evening, guys. We're going to start with the next chapter of physical pharmacy, and that is colloidal dispersions. अभी after this chapter we are going to discuss coarse dispersion और हम आज colloidal dispersion discuss कर रहे हैं. That means कि हम अभी नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम कोलाइडल या कोर्स डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शंस की बात करने वाले हैं. और डिस्पर्शन बेसिकली क्या होती हैं हम उसके बारे में ऑलरेडी रियोलॉजी चैप्टर में हल्का सा आइडिया ले चुके हैं. सो हम डिस्पर्स सिस्टम की बात करने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो इन चैप्टर्स की रहने वाली हैं, स्पेशली जो स्टेबिलिटी एस्पेक्ट है वो इंटर रिलेटेड रहेगा. एंड जो वो इंटर रिलेशन होगा दैट विल बी इन द पॉइंट ऑफ इन द टर्म ऑफ जीटा पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट. लेकिन कोलाइडल डिस्पर्शन में स्टेबिलिटी जब हम करेंगे जीटा पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे और हम जीटा पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट को यूज़ करेंगे इन द सस्पेंशंस एज वेल. लेकिन हम स्टार्ट आज कोलाइडल डिस्पर्शंस के इन जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में और होते बेसिकली क्या हैं और उनके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जो उनका स्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम कोलाइडल डिस्पर्शंस को दो पोर्शंस में कवर करने वाले हैं. ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है. अम, और इसमें क्वेश्चंस जनरली डायरेक्ट आते हैं बहुत ज़्यादा. कुछ पोर्शन है जो कंसेप्चुअल है लेकिन इजी क्वेश्चंस आते हैं कोलाइडल डिस्पर्शन चैप्टर में से. अगर आपको कंपेयर करना हो कि रियोलॉजी एंड माइक्रोमेनेटिक्स जो अभी तक हमने दोनों एंड इंटरफेशियल टेंशन एज वेल तीनों के कंपैरिजन में ये उतना इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो तीन है उनकी वेटेज अगर हम क्वेश्चंस के टर्म में देखें थोड़ी ज़्यादा रहती है. राइट. और क्योंकि हमने माइसिल्स अगर देखो जो माइसिल्स है वो एसोसिएशन कोलाइड्स एक टाइप है कोलाइडल डिस्पर्शन की. लेकिन हम माइसिल्स ऑलरेडी कर चुके हैं और माइसिल्स हमने सर्फेक्टेंट चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है. तो माइसेल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था लेकिन हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो जो अभी हमारा चैप्टर रहेगा तो उसमें से जो जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो कंपैरेटिवली उतने नहीं होंगे जितने बाकी चैप्टर्स जो अभी तक हम कर चुके हैं उनमें से आते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कोलाइडल डिस्पर्शंस. फर्स्टली वी नीड टू नो कि डिस्पर्शंस क्या होती हैं. हम टाइम एंड अगेन इसको डिस्कस कर चुके हैं. Basically, it's a two-phase system, biphasic system in which one component is dispersed in the other component, and that one component may be a solid, may be a liquid, or even a gas. ठीक है, and the other component can also be a can be a solid और अ लिक्विड. हम उसकी जो ट्रेडिशनल हमारे कोलाइड्स हैं हम उसकी टाइप्स भी देखेंगे और इस पॉइंट को हम तब वहां पे जाके थोड़ा क्लियर भी करेंगे. लेकिन जैसा हमने कहा कि वन सिस्टम इज डिस्पर्स्ड इन दी अनदर, सो जो सिस्टम डिस्पर्स्ड होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस. ठीक है, या उसको हम इंटरनल फेस एंड डिसकंटिन्यूअस फेस भी बोल देते हैं. और जिसमें वो डिस्पर्स्ड होता है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम या एक्सटर्नल फेस या कॉन्टिन्यूअस फेस बोलते हैं. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन इसका क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड दिस डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम या दीज अदर नेम्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम सिर्फ कोलाइडल डिस्पर्शन के केस में ट्रू नहीं है, दैट ट्रू फॉर ऑल डिस्पर्शंस. जैसे ऑयल एंड वाटर डिस्पर्शन है तो जो उसका ऑयल वाला पोर्शन है दैट विल बी इंटरनल फेस या डिसकंटिन्यूअस फेस या डिस्पर्स्ड फेस. और जो वाटर है दैट विल बी योर एक्सटर्नल फेस या कॉन्टिन्यूअस फेस या डिस्पर्शन मीडियम. राइट. सो दिस कोलाइड वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड और इसका जो लिटरल मीनिंग है दैट इज ग्लू. एंड बेसिकली जो कोलाइडल डिस्पर्शन है, हाँ, अभी हमने डिस्पर्शन का डिस्कशन किया. अब जो कोलाइडल डिस्पर्शन है उसको अगर हमें समझना हो तो हम अपने दिमाग में एक नया वर्ड लेके आते हैं कोर्स डिस्पर्शन. अगर हमें कोर्स डिस्पर्शन का पता है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो डिस्पर्शन की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज. कोर्स डिस्पर्शन में ऑफ कोर्स द साइज इज ग्रेटर, जो पार्टिकल साइज है वो कोर्स है. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है दैट इज समवट स्मॉलर एंड दैट साइज इज बेसिकली लाइंग इन दी नैनो रेंज 1 to 500 नैनोमीटर. लेकिन आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइज रेंज मिल सकती है. ठीक है, बिकॉज ये अलग अलग ऑथर्स इसको अलग अलग वे से नॉर्मली ये हर एक डिस्पर्शन के केस में आप जब कोर्स डिस्पर्शन करोगे आप देखोगे कि कुछ ऑथर्स साइज रेंज डिफरेंट बताते हैं, कुछ डिफरेंट बताते हैं. ठीक है, तो हम साइज रेंज के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले.
अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, कोलाइडल डिस्पर्शन हम फिजिकल फार्मेसी में एज अ डोसेज फॉर्म नहीं पढ़ रहे, बिकॉज कोलाइडल डिस्पर्शन इज नॉट अ सेपरेट डोसेज फॉर्म, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ सब डिविजन, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर. It's a state of subdivision which lies between the molecular dispersions and the coarse dispersion. Molecular dispersion जिनको हम solutions कहते हैं, जिस which basically are not a dispersion in true sense, because उसमें homogeneity होती है and dispersion में heterogeneity होती है. Molecular dispersion का मतलब है कि जो dispersion है वो molecular level के ऊपर बनी है. That means one component is dissolved in the another, right? और इसकी जो अदर रेंज है वहां पे हमारा कोर्स डिस्पर्शन है, जिसमें साइज रेंज इज वेरी वाइड, और इन दोनों के बीच में लाई करता है ये हमारा कोलाइडल रेंज. तो दिस इज नॉट अ सेपरेट डोसेज फॉर्म, बट दिस इज अ साइज रेंज. और इस साइज रेंज की वजह से कुछ इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो हम डिस्कस करने वाले हैं. अब इस साइज रेंज में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नैनो रेंज, इस नैनो रेंज में बहुत सारी डोसेज फॉर्म होती हैं जो हम कभी पढ़ेंगे, जो आप फाइनल ईयर में पढ़ते भी हो. लाइपोसोम्स, नायोसोम, जितने भी वेसिकुलर सिस्टम्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, एसएलएन्स, एनएलसीज, और जो आप एमफॉर्म में बनाने वाले हो अगर आप शूटिक्स में डील कर रहे हो, तो वो सारे इस कोलाइडल रेंज में आते हैं. दैट मीन्स कि हम उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, सॉर्ट ऑफ, राइट? सो वी आर नॉट डिस्कसिंग एंड डोसेज फॉर्म सेपरेटली. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे कोलाइडल डिस्पर्शन. और जैसा हमने कहा कि जो साइज रेंज, जो कोलाइडल सिस्टम है, वो इन बिटवीन लाई करता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन एंड कोर्स डिस्पर्शन. तो हम तीनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है. और कोलाइडल डिस्पर्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें इन तीनों का कंपैरिजन समझना जरूरी भी है. ऑलराइट, ओके. एंड द फर्स्ट थिंग इज साइज. ये हमें पता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. कोर्स डिस्पर्शन, एज द नेम सजेस्ट, the particle size of the internal phase is more than 500 nanometer. In colloidal dispersion, it is less. It lies between 1 nanometer and 500 nanometer, and molecular dispersion में it is less than 1 nanometer. In fact, molecular dispersion तो homogeneous है. एक पॉइंट जो यहाँ पे नहीं लिखा, ये जो आपको colloidal dispersion and coarse dispersion नजर आ रही है, they both are heterogeneous. You can write this down. They're both heterogeneous. लेकिन molecular dispersion, they're homogeneous. Molecular dispersion are basically solutions. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने शुगर लिया, शुगर को वाटर में ऐड किया, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, तो आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर नजर आता है. दैट इज मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन. और सिंस शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपको शुगर के पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे, नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे. आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देख लो, आपको शुगर के पार्टिकल सिरप में नजर नहीं आएंगे. आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज कर लो, नहीं नजर आएंगे. आप इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर लो, आपको शुगर के पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे, बिकॉज शुगर के पार्टिकल्स तो डिसॉल्व हो चुके हैं. और हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन आर होमोजेनियस इन नेचर. दैट मींस कि एक ही कंपोनेंट है. होमोजेनियस का मतलब तो यही होता है कि देयर इज नो अदर कंपोनेंट. बोथ, जो दोनों एक दूसरे में पूरे इंटरमिक्स हो चुके हैं कि आप सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा कि ये इसमें शुगर कहाँ पे प्रेजेंट है. सो दी solute particles, when dissolved in the solvent, they're not visible even with an electron microscope. अब आ जाओ कोर्स डिस्पर्शन, है ना. कोलाइडल डिस्पर्शन इन बिटवीन है, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बीच में डिस्कस करेंगे. पहले हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन की प्रॉपर्टी देख ली, फिर हम कोर्स डिस्पर्शन की. अब कोर्स डिस्पर्शन में सस्पेंशन आती हैं, इमल्शन आती हैं. आपने सस्पेंशन देखी है, जेलोसिल टिपिकल सस्पेंशन है, आप घर में यूज करते हो, आपको पार्टिकल नेकेड आई से दिख रहे होते हैं. और अगर नेकेड आई से किसी के नहीं दिखेंगे तो ऑप्टिकल, जो नॉर्मल अपना माइक्रोस्कोप है, उससे दिख जाएंगे. लेकिन कोर्स डिस्पर्शन के पार्टिकल्स बड़े इजीली दिख जाते हैं. अब इन दोनों के बीच में है कोलाइडल डिस्पर्शन. अब कोलाइडल डिस्पर्शन के पार्टिकल, दैट मीन्स कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे क्योंकि साइज छोटा है. आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, उससे भी नहीं दिखेंगे. किससे दिखेंगे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से. अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे डिस्कस होगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रख लो कि कोलाइडल डिस्पर्शन के पार्टिकल्स को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हो, राइट. अल्ट्रा से देख सकते हो तो इलेक्ट्रॉन से तो देख ही सकते हो, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप
हम यहाँ पे वर्ड याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हैं बिकॉज उसकी तो जो ऑप्टिकल रेजोल्यूशन पावर है वो ज्यादा है। देन वी कम टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो लाइट स्कैटर तब होगी अगर कुछ हीट्रोजीनियस कंपोनेंट होगा, हीट्रोजीनियस सिस्टम होगा। सिंस अवर मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन इज होमोजीनियस, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की। लेकिन कोलाइडल डिस्पर्शन एंड कोर्स डिस्पर्शन के केस में लाइट स्कैटर होगी, दोनों में होगी, बिकॉज हीट्रोजीनियस सिस्टम है। एंड जब लाइट स्कैटर होती है तो टिंडल इफेक्ट आता है, विच वी अगेन गोइंग टू डिस्कस इन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। Then we come to transport of the diffused of the dispersed phase across the SPM. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या पास हो सकते हैं? देखो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन जो है अगेन होमोजीनस है, तो वहां पे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिकॉज होमोजीनस सिस्टम है। कोर्स डिस्पर्शन एंड कोलाइडल डिस्पर्शन, दोनों के जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, इंटरनल फेज के पार्टिकल्स, दे कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते दोनों केसेस में, राइट? ये याद रखना पॉइंट। और इसके बाद मैं सीधा फिल्ट्रेशन के ऊपर आ रहा हूँ। सेटलिंग एंड डिफ्यूजन रेट में बाद में बताता हूँ, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही मिलता जुलता फिल्ट्रेशन है। अब फिर आ गया फिल्ट्रेशन। आपने शुगर सिरप को पास किया थ्रू अ नॉर्मल फिल्टर पेपर, क्या आपको फिल्टर पेपर के ऊपर शुगर मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपने फिल्टर पेपर फाइन ले लिया तो भी नहीं मिलेगी। आप फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर ले आओ तो भी नहीं मिलेगी। आप बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर ले आओ, 22 माइक्रोन वाला भी ले आओ, आपको फिल्टर पेपर के ऊपर शुगर नहीं मिलेगी, बिकॉज शुगर इज इन अ डिजॉल्व स्टेट, शुगर इज इन अ डिस्पर्शन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। इट्स अ होमोजीनियस सिस्टम, आप शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते। शुगर कैन नॉट बी फिल्टर्ड एट ऑल। सो द dispersed phase particles of a molecular dispersion cannot be filtered at all. Yeah, quite obvious. नेक्स्ट वी कम टू कोर्स डिस्पर्शन। क्या कोर्स डिस्पर्शन के पार्टिकल्स को आप फिल्टर कर सकते हो? बिल्कुल। आपके पास जेलू सेल है, आप नॉर्मल फिल्टर पेपर के ऊपर पास कर दो, उसी के ऊपर पार्टिकल्स रह जाएंगे, उसी के ऊपर फिल्ट्रेशन हो जाएगी, वो फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स दे कैन बी फिल्टर्ड। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, दोनों चीजों में फर्क है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। जब हम कहते हैं कि the particles of coarse dispersions can be filtered through an ordinary filter paper, that means कि वो सेपरेट हो सकते हैं। फिल्टर का मतलब है कि वो सेपरेट हो सकते हैं, दैट मीन्स दे आर रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर, दैट मीन्स दे कैन नॉट, दैट मीन्स द डिस्पर्स्ड फेज कैन नॉट क्रॉस द फिल्टर पेपर पोर्स। ठीक है। तो दो अलग अलग लाइंस हैं। आपको कई बार लिखा होता है for example which of the following is correct in the case of coarse dispersion, और वहां पे लिखा है कि particles of coarse dispersion can pass through the ordinary filter paper. It is wrong because they cannot pass through the ordinary filter paper pores. But और दूसरी लाइन लिखी है the coarse dispersions can be filtered through ordinary filter paper. This is true because can be filtered का मतलब क्या है कि yes आप separate कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो ये आप एमसीक्यूज में गलती करोगे तो मैं अभी आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि दोनों चीजों में फर्क ध्यान से समझिए। And in the case of collider dispersions, since the properties lies in between, they cannot be filtered through a normal filter paper, but can be filtered through ultra filters. हाँ जी, सुने ना? रिपीट करूं? देखिए मैंने आपको यस सर। हाँ जी, सिंपली मैंने आपको क्या कहा कि आप अपने घर पे चाय बनाई, ठीक है, यू हैव टी लीव्स, आपने फिल्टर किया। जब हम कहते हैं एंड वाले स्टेप में हम क्या कहते हैं कि चाय को फिल्टर कर लो। जब हम कहते हैं कि चाय को फिल्टर कर लो, उसका मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड पोर्शन है वो आपके ग्लास में आ जाएगा, लेकिन जो उसमें जितनी भी चाय पत्ती वगैरह है वो आपके
जो सीव है उसमें रह जाएगी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यस द टी कैन बी फिल्टर्ड थ्रू अ सीव। ठीक है, ये एक लाइन है, दैट इज ट्रू, टी कैन बी फिल्टर्ड थ्रू अ फिल्टर, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि टी पार्टिकल्स, ठीक है, चाय पत्ती कैन क्रॉस द पोर्स ऑफ योर फिल्टर, विल इट बी राइट और रॉन्ग? इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन में ऐसा पेपर में हो चुका है कि आपको ऐसी लाइंस में वो कंफ्यूज कर सकते हैं। आप मेरा पॉइंट समझे? टी कैन बी फिल्टर्ड। यस सर। ठीक है, पॉइंट समझ गए ना? ओके। एंड नेक्स्ट वी कम टू सेटलिंग। अब देखो मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, क्या मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, फॉर एग्जांपल हम शुगर सिरप की बात ले रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्या शुगर सिरप में शुगर के पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट होते हैं? नॉर्मली नहीं होते, तो डिजॉल्व स्टेट में वो नीचे नहीं बैठेंगे। आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी कर दिया, हाई वेलोसिटी के ऊपर सेंट्रीफ्यूज कर दिया, क्या वो नीचे सेटल होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज शुगर के पार्टिकल्स तो डिजॉल्व स्टेट में है, वो तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर डिजॉल्व हो चुके हैं। इट्स अ होमोजेनस सिस्टम, so they cannot settle neither with neither along the gravity, neither with the help of centrifugation, they cannot settle at all. और कोर्स डिस्पर्शन, आप सारी कोर्स डिस्पर्शन ले लो, सस्पेंशन है तो सेडिमेंटेशन होती है, इमल्शंस है तो क्रीमिंग होती है। कोर्स डिस्पर्शन में ये दो चीजें आती है, सस्पेंशन एंड इमल्शन, और दोनों की आपने सेडिमेंटेशन देखी है, राइट। सो कोर्स डिस्पर्शन तो सेडिमेंटेशन करती है। Colloidal dispersions, now this since they lie in between the two categories, they do not sediment. उनकी नॉर्मल सेडिमेंटेशन नहीं होती, उनकी फोर्स्ड सेडिमेंटेशन होती है। नॉर्मल सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? अंडर द ग्रेविटी। सो कोलाइडल डिस्पर्शंस दे डू नॉट सेटल अंडर द ग्रेविटी, बट दे डू सो व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड एट वेरी हाई वेलोसिटी, और उस प्रोसेस को हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इनकी हो जाती है, लेकिन नॉर्मल सेडिमेंटेशन के थ्रू ये नहीं सेटल डाउन होगी। अगर कम वेलोसिटी पे के ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन होगी तब भी नहीं सेटल डाउन होगी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन शो करती है। सो अगेन द प्रॉपर्टी इज इन बिटवीन द टू कैटेगरीज। एंड द लास्ट इज डिफ्यूजन रेट। जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्शंस हैं उनकी रैपिड डिफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपली डिफ्यूजन। ठीक है, दैट इज द मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू स्लो कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। और जितना इसमें साइज छोटा रहेगा उतना इजीली डिफ्यूजन होगा। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन में जो डिफ्यूजन है दैट विल बी दी फास्टेस्ट वन। कोलाइडल डिस्पर्शन में थोड़ा सा स्लो रहेगा, और कोर्स डिस्पर्शन सिंस द पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज, वहां पे डिफ्यूजन होगी ही नहीं। सो डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्पर्शंस एंड कोलाइडल डिस्पर्शंस। ठीक है, अब ये है हमारी प्रॉपर्टीज, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स डिस्पर्शन। तो हमने ब्रॉडली देख लिया, इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी सारी प्रॉपर्टीज को हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं अंडर द टाइटल ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और काइनेटिक प्रॉपर्टीज, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टेबल ऑफ द डे। क्लियर? अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ बहुत ही सिंपल हैं, तो आप इनको गो थ्रू करिएगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि वी कैन हैव अ डिस्पर्शन मीडियम विच इज सॉलिड, विच इज लिक्विड और अ गैस, एंड सेम वी कैन हैव अ डिस्पर्स्ड फेज विच कैन बी सॉलिड, विच कैन बी लिक्विड और विच कैन बी अ गैस। ठीक है, आपको डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, सॉलिड सॉलिड सिस्टम मिल रहा है, दैट इज सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड, सॉलिड सोल जिसको आप कहते हो। पर्ल्स उसके टिपिकल एग्जांपल है, इवन अलॉयज। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड इमल्शन, चीज एंड बटर उसकी एग्जांपल है। गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड फोम, ठीक है, जैसे अब आपकी पॉलीस्टाइरीन होती है।
सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो ये आपके पास ना एक लिस्ट है जिसके आप एग्जांपल याद रख लेना कि सॉलिड सोल किसको कहते हैं, फोम किसको कहते हैं। इसमें बस एक पॉइंट याद रखना, देयर कैन नॉट बी अ डिस्पर्शन ऑफ अ गैस डिस्पर्स्ड इन गैस। गैस और गैस की कोई डिस्पर्शन नहीं हो सकती, बाकी हर एक केस में हो सकती है, चाहे सॉलिड सॉलिड में हो चाहे लिक्विड सॉलिड में हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, लेकिन गैस और गैस की नहीं हो सकती, राइट। लिक्विड और लिक्विड की होती है एमल्शन कहते हैं, सॉलिड और सॉलिड की होती है सॉलिड सोल कहते हैं, ठीक है, लेकिन गैस और गैस की नहीं हो सकती। ऑलराइट, ये वही जो स्कूल में हम टेबल करते थे, ये वही वाला टेबल है, सो आप इसको याद कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन आ नहीं सकता। ठीक है, तो हमने अभी कोलाइडल डिस्पर्शन के बारे में देख लिया, हमने साइज भी देख लिया। सो इतना हमें पता है कि जो कोलाइडलिटी है वो एक साइज रेंज है। एंड सिंस वी आर सेइंग कि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो इनका सरफेस एरिया तो काफी ज्यादा होगा। और ये जो साइज है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस करता है। माइक्रोमैग्नेटिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल साइज है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारी बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज उनके साइज के साथ चेंज हो जाती है। पहला, प्लैटिनम इज अ कैटालिस्ट ओनली व्हेन इट साइज इन द कोलाइडल रेंज। टिपिकल कैटालिस्ट है जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, राइट। और उसका रीजन क्या है, प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर रिएक्शन होनी होती है, और सरफेस के ऊपर रिएक्शन तब होगी व्हेन द सरफेस एरिया इज ह्यूज, और उसके लिए पार्टिकल साइज का छोटा होना जरूरी है, इसका कोलाइडल साइज में होना जरूरी है। कोलाइडल साइज कलर को भी इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको चांदी प्रिज्म की एग्जांपल आई थिंक बताई थी अदर डे। सिल्वर इन द कोलाइडल रेंज उसका कलर कैसे हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। गोल्ड का कलर देख लीजिए, गोल्ड सोल इज रेड व्हेन इन द कोलाइडल रेंज, लेकिन अगर उसकी कोआगुलेशन हो गई, प्रेसिपिटेशन होगी, कोगुलेशन को हम एज एन साइंटिफिक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे जब हम डीएलवीओ थ्योरी, अभी हम सिर्फ ब्रॉडली लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि कोगुलेशन मींस कुछ प्रेसिपिटेशन, लेकिन हम इसको देखेंगे कि कोगुलेशन कैसे फ्लक्चुएशन से डिफरेंट है, हम डीएलवीओ थ्योरी में डिस्कस करेंगे। लेकिन गोल्ड सोल जब कोगुलेट हो जाती है, दैट मीन्स कि जब उनके पार्टिकल्स एग्रीगेट कर जाते हैं, यानी कि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, वो ब्लू कलर की हो जाती है। सो साइज डज मैटर एंड द इंटरमीडिएट साइज इज वायलेट इन कलर। ठीक है, तो जो साइज है वो आपकी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, आपके कलर को भी इन्फ्लुएंस करता है। और कोलाइडल जो शेप्स हैं दे कैन बी स्फेरिकल, मतलब रेगुलर शेप भी हो सकते हैं और इरेगुलर शेप भी हो सकते हैं, और इरेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स जनरली ज्यादा होंगे बिकॉज हम रियल पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें ज्योमेट्रिकल पार्टिकल्स मिले वो जरूरी नहीं है। तो आपके पास, आपको मैंने अलग अलग शेप्स बता दिए, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि बिस्मथ सबनाइट्रेट की ये शेप है, ग्रेफाइट एंड माइका की ये शेप है एंड ऑल दैट। ठीक है, आप शेप याद नहीं रखोगे, कोई जरूरत नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन या इतना इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो। हाँ, साइज का जरूर पूछ सकते हैं। जो एग्जांपल्स मैंने आपको गोल्ड सोल की बताई वो आपने याद रखनी है कि उसका कलर अलग अलग साइज रेंज में क्या होता है। एंड जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका सरफेस कैन बी चार्ज्ड, वो हम इलेक्ट्रिकल डबल थ्योरी में भी देख देख चुके हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, उसकी कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो हम कर रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज अकेशिया, नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, सल्फर इज नेगेटिव, ट्रकाकेंथ इज नेगेटिव। Gelatin is positively charged when pH is below its isoelectric point. ठीक है, एंड बिस्मथ एंड एल्यूमिनियम इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो आप अकेशिया का चार्ज याद रख लीजिएगा, आई थिंक कभी ना कभी ये पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो ये थे हमारी इन जनरल इंट्रोडक्शन थी हमारी कोलाइडल डिस्पर्शन की, कोलाइड सिस्टम की। अब हम इनकी टाइप्स करने वाले हैं, अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो अभी शुरू होंगे। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है, चले आगे। ऑल राइट, अब हमारे जो कोलाइड्स हैं वो हैं तीन तरह के, लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलाइड्स। अब इसमें से जो एसोसिएशन कोलाइड्स हैं वो होते हैं माइसिल्स, जिनके ऊपर हम एक सेपरेट डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सो हमने जो मेन डिस्कशन करनी है दैट इज ऑन द लायोफिलिक वंस एंड द लायोफोबिक वंस, एंड वी स्टार्ट विद द लायोफिलिक वंस। और इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस भी करेंगे, लेकिन हम एक बार लायोफिलिक लायोफोबिक को थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू कर जाते हैं। देखो, लायो स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड फिलिक स्टैंड्स फॉर लविंग। सो लायोफिलिक सिस्टम्स वो सिस्टम है
जिसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, दैट इज द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, दे हैव एन अफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। यानी कि उन सिस्टम में जिनमें डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स के बीच में अफिनिटी होती है, उसको हम कहते हैं लायोफिलिक पार्टिकल्स, लायोफिलिक कोलाइड्स। एंड सिंस there is an affinity between the two, the dispersed phase particles in this case will be solvated. Solvated का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी रियोलॉजी में। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के अराउंड एक सॉल्वेंट शीथ होगी, एंड दैट सॉल्वेंट शीथ इज अ परमानेंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। यानी कि जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इधर उधर स्कैटर्ड पार्टिकल्स, उनके अराउंड उसी डिस्पर्शन मीडियम की एक लेयर चढ़ी हुई है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जब पार्टिकल इधर उधर मूव करता है वो लेयर उनके साथ मूव करती है। So that layer is the permanent feature of the dispersed phase particles. सॉल्वेशन, ओके मीनाक्षी, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सी, सॉल्वेशन का मतलब ये होता है कि हम डिस्पर्शन की जैसे बात कर रहे हैं, हमने कहा कि सपोज वी हैव अ सॉलिड सिस्टम व्हिच इज डिस्पर्स्ड इन, सपोज वी हैव, वही टिपिकल सी बोरिंग सी एग्जांपल लेते हैं अकेशिया की वाटर में। सपोज अकेशिया को मैंने वाटर में ऐड किया, ठीक है, अकेशिया विल बी डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर विल बी डिस्पर्शन मीडियम, राइट? अकेशिया विल बी डिस्पर्स्ड फेज या इंटरनल फेज या डिसकंटिन्यूअस फेज, जो उसके तीन नाम है, एंड वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम या एक्सटर्नल फेज या कॉन्टिन्यूअस फेज, ठीक है? तो अकेशिया वाटर में प्रेजेंट है। अब सिंस अकेशिया और वाटर के बीच में एक अफिनिटी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे होगा क्या कि अकेशिया के पार्टिकल्स के अराउंड आपको एक कोटिंग मिलेगी। किसकी कोटिंग? उसी वाटर की कोटिंग मिलेगी। एक वाटर की लेयर मिलेगी जो उस अकेशिया पार्टिकल को सराउंड करके रखेगी, और वो लेयर इतनी स्ट्रांगली बाउंड होगी कि अकेशिया का पार्टिकल, सिंस ब्राउनियन मोशन होगी बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो जिगजैग जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, दैट रे दैट लेयर ऑफ वाटर विल बी मूविंग अलोंग द अकेशिया पार्टिकल। दैट मीन्स कि अकेशिया का जो पार्टिकल है, अब वो परमानेंट कोटिंग हो चुकी है उसके ऊपर वाटर की, एंड जिस शीथ की, जिस लेयर की कोटिंग हो गई है उसके ऊपर, उसको कहते हैं सॉल्वेंट शीथ। क्लियर हुआ? And see, this solvent sheath is very important. This solvent sheath is responsible for stability of lyophilic colloids. याद है मैंने आपको पिछले चैप्टर में एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी मैंने आपको कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम दैट स्टेबिलिटी मींस फ्रीडम फ्रॉम एग्रीगेशन, है ना? मैंने आपको ये कहा था कि फॉर द टाइम बीइंग अभी आपने ये समझना है कि एग्रीगेशन अगर हो गई तो सिस्टम अनस्टेबल है, अगर एग्रीगेशन नहीं हुई दैट मीन्स के पार्टिकल्स अलग अलग रह रहे हैं, वो स्टेबल है, राइट? अब ये जो सॉल्वेंट शीट है, दिस सॉल्वेंट शीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टेबिलिटी। और वो कैसे? देखो, अकेशिया और अकेशिया के दो पार्टिकल्स एक दूसरे के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते तो वो एक दूसरे में फंस जाते, इंटैंगल्ड हो जाते, और उससे एग्रीगेशन होने के चांसेस रहते थे। अब क्योंकि सॉल्वेंट शीट है बाहर, तो अगर वो एक दूसरे से टकराएंगे भी, अगर वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, तो सॉल्वेंट शीट एक दूसरे से टच करेगी, और दोनों वो वाटर की बनी हुई है ना? वाटर वाटर जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो अकेशिया का पार्टिकल अकेशिया के दूसरे पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, राइट? वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, एंड सिंस इट इज नॉट कमिंग इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द अदर अकेशिया पार्टिकल, एग्रीगेशन नहीं होगा, और एग्रीगेशन नहीं होगा तो सिस्टम इज स्टेबल।
So this solvent sheath is responsible for the stability of lyophilic colloid. Very important point. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? All right. And since we call the system as lyophilic colloids, अब lyo का मतलब है solvent, and if the solvent is water, so we will term them as hydrophilic. And if water is and if solvent is some organic solvent और oily solvent, then we will term them as lipophilic. ठीक है, तो hydro और lipo word हमने यूज कर लिया, लेकिन जो main point है that is in the philic, because यहाँ पे मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज में पॉजिटिव अफिनिटी है. सो ये है हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स, और ये उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं. आप इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिकुलेट हाइड्रोफिलिक डिस्पर्शन एंड सॉल्युबल पॉलीमर्स. सॉल्युबल पॉलीमर्स को ये मत समझना कि ये तो सॉल्युबल हो गए तो फिर तो सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, फिर तो ये कोलाइडल डिस्पर्शन रहा नहीं. सॉल्युबल पॉलीमर्स का बस इतना ही मतलब है कि इन सॉल्युबल पॉलीमर्स में जो कैटेगरीज आती हैं, दे आर सॉल्युबल एट द लो कॉन्सेंट्रेशंस. अगर आप इनको बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर यूज करोगे, दे माइट बी सॉल्युबल टू अप टू सम एक्सटेंट, एंड दे आर सॉल्युबल टू सम एक्सटेंट. लेकिन द कॉन्सेंट्रेशन एट विच वी आर ऑपरेटिंग, एट विच वी आर यूजिंग दीज, दे आर नॉट सॉल्युबल बट दे आर डिस्पर्स्ड. ठीक है, सो हमने सॉल्युबल पॉलीमर्स का नाम दिया, लेकिन जो पार्टिकुलेट हाइड्रोफिलिक डिस्पर्शंस है वो किसी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर सॉल्युबल नहीं है. मतलब बस इनका ये है. तो पार्टिकुलेट हाइड्रोफिलिक डिस्पर्शन में हमारी क्लेज आ जाती हैं, बेंटोनाइट, क्योलिन, एटापलगाइट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. अब ये बेंटोनाइट की कॉम्पोजिशन, इसके अलावा हमने देखेंगे वीगम है एंड हेक्टोराइट भी है. इनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी सिर्फ आप इन जनरल एग्जांपल याद रख लो. सॉल्युबल पॉलीमर्स में हमारे पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अकेशिया, ट्रिगोकैंथ वगैरह. हमारे सेलुलोज डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड ऑल, राइट. एंड आपको पता ही होगा कि, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन भी होता है कि जितने भी सेलुलोज डेरिवेटिव हैं, मैक्सिमम दे आर वाटर सॉल्युबल. मैक्सिमम आर वाटर सॉल्युबल. लेकिन एक है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, दैट इज इथाइल सेलुलोज. ठीक है, तो आप इथाइल सेलुलोज का नाम याद रखना. इथाइल सेलुलोज थर्ड कैटेगरी में है, द पॉलीमर्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो जो इथाइल सेलुलोज है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इथाइल सेलुलोज फॉर्म्स लायोफिलिक डिस्पर्शन, तो आंसर इज, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि लायोफिलिक डिस्पर्शन बनाता है. लेकिन अगर ये स्टेटमेंट हो कि इथाइल सेलुलोज फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक डिस्पर्शन, द आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि इथाइल सेलुलोज तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, वाटर के साथ तो उसकी अफिनिटी है ही नहीं है. तो इथाइल सेलुलोज अगर लायोफिलिक डिस्पर्शन बनाता है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बनाता होगा. फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल में सॉल्युबल है. अल्कोहल में कम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर सॉल्युबल है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इट कैन फॉर्म अ डिस्पर्शन. तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि इथाइल सेलुलोज इज वन सेलुलोज डेरिवेटिव व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. इसके अलावा जो हमारे थैलेट डेरिवेटिव्स हैं, जो हम कोटिंग में यूज करते हैं, स्पेशली इंटेरिक कोटिंग में यूज करते हैं, हमारे जितने भी थैलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं ऑफ सेलुलोज. फॉर एग्जांपल कैप इज द मोस्ट टिपिकल एग्जांपल, सेलुलोज एसीटेट थैलेट जिसको कहते हैं कैप, CAP, one of the most commonly used enteric coating polymer that is insoluble in water but soluble in organic solvent, और organic solvents में वो कोलाइडल रेंज में डिस्पर्शन बनाता है. और इसमें आप एक कोलाइडन की एग्जांपल याद रख लेना. अब जो कोलाइडियन है दैट इज 4% पैरोक्सिलिन. पैरोक्सिलिन इज व्हाट, सेलुलोज डाइनाइट्रेट, जिसको आप नाइट्रो सेलुलोज भी कहते हो. नाइट्रो सेलुलोज इज नथिंग बट जो हमारी नेल पॉलिश होती है, उसका जो कोटिंग मटेरियल है वो नाइट्रोसेलुलोज होता है. ठीक है, तो कोलाइडियन को एज सच याद रख लेना. हम ये सॉल्यूशंस में आई थिंक किसी और चैप्टर में भी कोलाइडियन को रिविजिट करेंगे, तो अलग से इसका क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. आपको स्पेसिफिकली दो कैटेगरीज
ऐसा क्वेश्चन पूछें कि इनमें से कौन सी पार्टिकुलेट डिस्पर्शन की कैटेगरी है, तो उसके चांसेस कम है। हाँ, लेकिन जो सेलुलोज वाला मैंने आपको पॉइंट बताया और जो मैंने आपको कोलाइडियन वाला पॉइंट बताया, पायरोक्सिलिन का क्या, पायरोक्सिलिन क्या होता है, पायरोक्सिलिन इज नाइट्रोसेलुलोज या सेलुलोज डाइनाइट्रेट, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है रादर देन कि आपको कैटेगरीज का क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो ये थे हमारे लायोफिलिक डिस्पर्शंस। नेक्स्ट वी कम टू लायोफोबिक डिस्पर्शन एंड द नेम सजेस्ट लायोफोबिक, दैट मीन्स दे आर सॉल्वेंट हेटिंग। इसका मतलब कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कोई अफिनिटी नहीं है, एंड सिंस देयर इज नो अफिनिटी दे आर नॉट सॉल्वेटेड। है ना, सॉल्वेशन के लिए जरूरी है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में एक अफिनिटी हो, वो तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्वेशन तो नहीं होगी। फिर क्वेश्चन आता है कि ये स्टेबल कैसे है। स्टेबल ये कैसे हैं, स्टेबल है ड्यू टू सरफेस चार्ज। जितने भी हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स होंगे उनका सरफेस विल बी चार्ज्ड, और अगर सरफेस चार्ज हो गया तो हमने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी पढ़ रही है कि जीटा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, एंड दैट जीटा पोटेंशियल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। लायोफिलिक में सॉल्वेंट शीट रिस्पॉन्सिबल थी और लायोफोबिक में चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इनकी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है इसके ऊपर मैं अभी आता हूं। अभी हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमने इन जनरल कर लिया लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखो, लायोफिलिक में जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक जनरली है ये, इसको इसको कंप्लीट रूल मत समझ लेना। और लायोफोबिक में जनरली इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आ जाते हैं। और एसोसिएशन कोलाइड्स हमें पता है सरफेक्टेंट है, माइसिल्स है। लायोफिलिक में सॉल्वेंट शीथ होती है, हमने देखा, लेकिन देयर इज नो सॉल्वेंट शीथ इन द केस ऑफ लायोफोबिक डिस्पर्शंस, क्योंकि देयर इज नो अफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, सो दे आर नॉट सॉल्वेटेड। लायोफिलिक आर सॉल्वेटेड बट लायोफोबिक आर नॉट। और एसोसिएशन कोलाइड के केस में क्या सॉल्वेशन होगी, पार्शियल होगी, क्योंकि एसोसिएशन कोलाइड्स आर माइसिल्स एंड माइसिल्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्फेक्टेंट्स, और सर्फेक्टेंट का एक कंपोनेंट सॉल्वेटेड होगा अगर तो नॉर्मल माइसिल्स हैं, दैट इज माइसिल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन एक्वोसिस्टम, तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन विल बी सॉल्वेटेड, क्योंकि जो हमारी टेल है, जो सर्फेक्टेंट की टेल है, दैट इज लिपोफिलिक, और वो तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज नॉट हाइड्रो, दैट इज नॉट सॉल्वेटेड ना। आप स्ट्रक्चर इमेजिन करो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और माइसिल के अराउंड जो सॉल्वेशन होगा, दैट मींस दैट सॉल्वेशन विल बी ऑन द हेड व्हिच इज ऑन द आउटसाइड। याद है, इमेजिन हो रहा है ना माइसिल की स्ट्रक्चर। सो इट्स अ पार्शियल सॉल्वेशन बिकॉज सिर्फ एक कंपोनेंट सॉल्वेटेड है। और रिवर्स माइसिल के केस में, रिवर्स माइसिल बनते हैं हमारे ऑयल में, तो रिवर्स माइसिल के केस में जो हमारी टेल होती है, सर्फेक्टेंट की जो टेल होती है, दैट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो सिर्फ टेल सॉल्वेटेड होगी, वहां पे हेड सॉल्वेटेड नहीं होगा, ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, राइट, क्योंकि हम कर चुके हैं, तो मैं सपोज मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज पता है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस। सो द सॉल्वेशन इन द एसोसिएशन कोलाइड्स इज पार्शियल। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब लायोफिलिक कोलाइड्स, देखो, इसमें चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लायोफोबिक में तो चार्ज होगा ही होगा, बिकॉज चार्ज की वजह से ही तो वो स्टेबल है। और माइसिल्स, एसोसिएशन कोलाइड्स, चार्ज होता है इन द केस ऑफ आयनिक माइसिल्स, और नॉन आयनिक माइसिल्स के केस में दे आर जनरली नॉट चार्ज्ड। ठीक है, सो ये चार्ज का पॉइंट है। जैसे लायोफिलिक में हमने कहा कि चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे अकेशिया है, अकेशिया के केस में चार्ज है, नेगेटिव है, लेकिन ऐसे हमारे सिस्टम है, सेलुलोज के डेरिवेटिव है जिसमें चार्ज है ही नहीं है। सो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लायोफोबिक में तो चार्ज होगा ही होगा, बिकॉज सरफेस चार्ज इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। और एसोसिएशन कोलाइड्स में
अगर आयनिक सर्फेक्टेंट्स के माइसिल्स हैं तो सरफेस चार्ज होगा, अगर नॉन आयनिक के हैं तो नहीं होगा। सिंपल पॉइंट। और स्टेबिलिटी का रीजन अभी हमने किया लायोफिलिक कोलाइड्स में, आपको मैं एक्सप्लेन करा था, सॉल्वेशन शीथ। सॉल्वेशन शीथ इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। और अभी मैंने आपको कहा था कि जो हमारे लायोफिलिक सिस्टम है, दे कैन बी चार्ज और दे मे नॉट बी चार्ज। इफ दे आर नॉट चार्ज, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, if the dispersed phase particles of a lyophilic system, they're not charged, then the stability of the system is due to solvent sheath. Quite obvious, right? But if, for example, in the case of acacia, जहाँ पे negative charge है, so if the surface particles are charged, तो स्टेबिलिटी किसकी वजह से आएगी? स्टेबिलिटी दोनों की वजह से आएगी, सॉल्वेंट शीथ की वजह से भी आ जाएगी और सरफेस चार्ज की वजह से आ जाएगी। सॉल्वेंट शीथ भी इंश्योर करेगी कि अकेशिया अकेशिया के पार्टिकल्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, और सरफेस चार्ज which ultimately contributes to the zeta potential that will also ensure both the particles repel each other. Got my point? ये पॉइंट में कंफ्यूजन तो नहीं है? सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। ये अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ऑप्शंस ध्यान से देखना कि क्या दे रखा है उसने। सो मेजर जो मैकेनिज्म है स्टेबिलिटी का लायोफिलिक में, वो सॉल्वेंट शीथ ही है, लेकिन चार्ज भी हो सकता है इफ द पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। और लायोफोबिक में द सरफेस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, उसके बिना तो ये स्टेबल हो ही नहीं सकते। जीटा पोटेंशियल जो होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, ओके अच्छा, इंटरफेशियल एनर्जी वाला पॉइंट रह गया। देखो लायोफिलिक की जो इंटरफेशियल एनर्जी है दैट इज लो, एंड लायोफोबिक के केस में जो इंटरफेशियल सरफेस एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है। एंड रीज़न यही है कि लायोफिलिक के केस में तो देयर इज एन अफिनिटी बिटवीन द टू सर्फेसेस, और लायोफोबिक के केस में देयर इज नो अफिनिटी, और सरफेस चार्ज, सरफेस इज चार्ज, तो वहां पे सरफेस के ऊपर एक, आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, एंड दैट पोटेंशियल इज एनर्जी। आपने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में देखा कि सरफेस इज चार्ज्ड एंड सरफेस चार्ज गिव्स द पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल अल्टीमेटली गिव्स इट एनर्जी। ठीक है, तो वो उसकी बात हो रही है। अब देखो लायोफिलिक के केस में अगर हम क्वेश्चन सीधा आ जाते हैं कि इनको बनाते कैसे हैं। अब लायोफिलिक डिस्पर्शन के केस में क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अकेशिया को वाटर में ऐड करो, बस थोड़ा सा ग्लास रॉड से स्टर करो जस्ट टू इंटरमिक्स द टू, बन गई डिस्पर्शन, एज सिंपल एज दैट। और ये इसलिए होता है बिकॉज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस वन, and spontaneous means delta G is negative, that is no energy input is required for the formation. Since there is पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू, तो एनर्जी क्यों लगेगी? दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं तो एनर्जी तो लगेगी नहीं, सो इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट हमें लायोफोबिक के केस में पता है कि लायोफोबिक के केस में देयर इज नो अफिनिटी बिटवीन द टू, तो इनको धक्के से मिक्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी। इसीलिए जब हम अभी करेंगे इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शंस, हम लायोफिलिक का कोई मेथड नहीं करेंगे बिकॉज वो तो सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं। हम लायोफोबिक के मेथड्स करेंगे बिकॉज आपको वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड हमारे जो एसोसिएशन कोलाइड्स हैं वो भी अपने आप बन जाते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं माइसेल्स में। माइसेल्स बनाने के लिए हम कौन सा एनर्जी लगा रहे हैं? हम सिंपली सरफेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को एक्सीड कर रहे हैं एंड माइसेल्स बन जाते हैं। Yes, Vishal, thermodynamic stability and delta G's
डायरेक्टली रिलेटेड, अभी मैंने आपको कहा कि जब हम कहते हैं कि समथिंग इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, उसका मतलब है डेल्टा जी इज नेगेटिव। ठीक है, सो जो डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो लायोफिलिक कोलाइडर डिस्पर्शंस हैं वहां पे उनकी जो फॉर्मेशन है दैट इज स्पॉन्टेनियस, और मैंने कहा था डेल्टा जी इज नेगेटिव। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस का मतलब है नो एनर्जी इनपुट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फॉर्मेशन, अपने आप। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव। लेकिन लायोफोबिक के केस में एनर्जी इनपुट इज रिक्वायर्ड, इसीलिए इसीलिए जैसे यहाँ पे लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन, आपको लास्ट में पॉइंट मिलेगा स्टेबिलिटी, दे आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। और आइडली दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा लिखना चाहिए था, माय मिस्टेक। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन, दे आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, इसीलिए इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रिपरेशन। ठीक है, एंड व्हेन a system is thermodynamically unstable, delta G is positive. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा जी इज नेगेटिव इन द केस ऑफ लायोफिलिक डिस्पर्शन, डेल्टा जी इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ लायोफोबिक डिस्पर्शन, एंड डेल्टा जी इज नेगेटिव इन द केस ऑफ एसोसिएशन कोलाइड्स, क्योंकि माइसिल्स भी अपने आप ही बनते हैं। ठीक, राइट। देन वी कम टू विस्कोसिटी। देखो, जो चीज, जो सिस्टम सॉल्वेटेड होता है उसकी विस्कोसिटी हमेशा ज्यादा होती है, राइट। सिस्टम बल्की होगा, जितना बल्की होगा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, कॉमन सेंस। इसीलिए लायोफिलिक डिस्पर्शन जब बनती हैं तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन विद द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। लायोफोबिक डिस्पर्शन सिंस दे आर नॉट सॉल्वेटेड, तो कुछ खास इंक्रीज नहीं होता विस्कोसिटी, ऑलमोस्ट विस्कोसिटी सिमिलर टू द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेशन नहीं है। एंड एसोसिएशन कोलाइड्स में सिंस सॉल्वेशन इज पार्शियल, तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन जो इंक्रीज है दैट इज नॉट एज ग्रेट एज लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई मीन विस्कोसिटी वाले। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट वाले पॉइंट है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको पॉइंट बता ही रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन हम अगली क्लास में करेंगे कि लायोफिलिक कोलाइड में आप मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो तो सिस्टम स्टेबल है, हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अनस्टेबल हो जाता है, सॉल्ट आउट हो जाता है। लायोफोबिक कोलाइडल डिस्पर्शन में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इट माइट बिकम स्टेबल। और माइसिल्स के केस में सीएमसी रिड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट एडिशन के ऊपर, बट सॉल्टिंग आउट मे अकर एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग एक्सप्लेनेशन आगे, राइट। और स्टेबिलिटी वाला पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग रिवर्सिबिलिटी। देखो, जो चीज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है वो रिवर्सिबल होती है, और जो चीज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है वो इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जैसे आपने अकेशियन वाटर का बनाया, ठीक है, अकेशिया को वाटर में मिक्स किया, बन गया डिस्पर्शन। बाद में आपने दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद आपने फिर दोनों को मिक्स किया, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके फिर बन गई। सो द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। लेकिन लायोफोबी के केस में क्या होता है, लायोफोबी के केस में आपको एनर्जी इनपुट लगाना पड़ा था, राइट। एनर्जी इनपुट लगाने के बाद जाके कहीं पे डिस्पर्शन बनी थी, बन गई डिस्पर्शन, जैसे तैसे बनी, आपने एनर्जी लगाई, बन गई। बाद में आपने सेपरेट कर दिया दोनों को, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम को। अब जब आप इन दोनों को दोबारा मिक्स करोगे, क्या अपने आप बन जाएगी डिस्पर्शन? नहीं, आपको दोबारा फिर वही उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी आपने पहले दी थी, तब जाके डिस्पर्शन बनेगी। सो इरिवर्सिबल है। तो जो चीज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है वो रिवर्सिबल होती है, और जो चीज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है वो इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, हाँ जी। ये जो पॉइंट्स है ना, स्टेबिलिटी वाले, सरफेस चार्ज वाले, तो ये काफी सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। किसी को कोई डाउट हो इलेक्ट्रोलाइट वाले पॉइंट के ऊपर अभी क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि हमने करना है आगे। बाकी किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर इनपुट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या, मतलब कोई एजेंट ऐड करना या फिर हीटिंग वोटिंग कुछ?
हीटिंग वही कर रहे हैं, अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने हैं, हम देखेंगे एनर्जी क्या होती है। ओके चले आगे। तो ये है वो एनर्जी इनपुट, जो इनपुट ऑफ एनर्जी आप पूछ रहे हो। दो तरह के मेथड्स हैं बनाने के, डिस्पर्शन मेथड्स एंड कंडेंसेशन मेथड्स। और देखो आप, जब हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्शंस, कोलाइडल डिस्पर्शन, कोस डिस्पर्शन पढ़ रहे थे, सेंटर में था कोलाइडल डिस्पर्शन, एक तरफ था मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, एक था कोस डिस्पर्शन। कोस डिस्पर्शन में पार्टिकल साइज बड़ा था, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन में छोटा था, राइट। तो हमारे दो तरह के मेथड है इनको बनाने के लिए। एक है कोर्स पार्टिकल्स को तोड़ के छोटा कर दो, जिसको कहते हैं डिस्पर्शन मेथड। दूसरा है जो चीज सॉल्युबल स्टेट में है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन में है, उसको प्रेसिपिटेट करवा दो कोलाइडल रेंज में, कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, तो एक कोर्स सिस्टम से बन रही है जिसको डिस्पर्शन मेथड कहते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन से बन रहा है जिसमें प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व है, उसको कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। पहले तो इन दोनों मेथड्स की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। अब एनर्जी कौन सी लग रही है, देखो जब बड़े पार्टिकल्स को आप ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी इनपुट तो लगेगा। दैट एनर्जी इनपुट कैन बी मैकेनिकल, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कोलाइडल मिल। कोलाइडल मिल की जो स्ट्रक्चर है वो आप यूनिट ऑपरेशंस में करोगे, और कोलाइडल मिल इज टिपिकल, जो घरों में चक्की होती थी बिल्कुल वो दैट चक्की ऑन अ लार्जर स्केल है, टिपिकल है। एक स्टेटर है, एक रोटर होता है, एक स्टेशनरी पोर्शन होता है जो नीचे होता है, उसके ऊपर रोटेटिंग पोर्शन होता है। कोलाइडल मिल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में। सो इट्स अ मैकेनिकल मेथड। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, ब्रेडिंग मेथड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जनरली गोल्ड एंड सिल्वर सोल बनाते हैं। अब बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का, और उसको हम हीट सप्लाई करते हैं, एंड एज द हीट इज सप्लाइड, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हम उसको हीट करते हैं तो वो एवेपोरेट होने लग जाता है, मेल्ट एंड एवेपोरेट होने लग जाता है वो। एंड सिंस ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो डिस्पर्शन मीडियम के बीच में पड़ा होता है, ठीक है, तो जब वो एवेपोरेट होता है वो एकदम से प्रेसिपिटेट कर जाता है। किसमें प्रेसिपिटेट कर जाता है, डिस्पर्शन मीडियम में, तो बन गई आपकी डिस्पर्शन। तो आपने हीट सप्लाई किया, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट को हीट करता है, तो आपने सिंपली इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जिससे हीटिंग हो रही है, और इलेक्ट्रोड मेल्ट होता जा रहा है, इवेपोरेट होता जा रहा है, और इवेपोरेट करके डिस्पर्शन मीडियम में जैसे ही आता है, बिकॉज इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द डिस्पर्शन मीडियम, और हमारी डिस्पर्शन बच जाती है। आपने इसको याद रखना है, और स्पेसिफिकली याद रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर सोल के लिए ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। थर्ड इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में आप एग्रीगेट्स को या सेकेंडरी पार्टिकल्स को, सेकेंडरी मिनिमम के पॉइंट ऑफ व्यू वर्ड यूज किया गया है, जो डीएलवी थ्योरी में आपको क्लियर होगा पॉइंट। आप बड़े पार्टिकल्स को प्राइमरी पार्टिकल्स में, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और अ डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट, या जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आप डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड करके आप म्यूट कर लो काइंडली, आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके पेप्टाइजेशन करवा रहे हो। आप में से अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के ऊपर तो एग्रीगेशन होती है। पिछले चैप्टर में तो हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने के ऊपर एग्रीगेशन हो रही है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से पार्टिकल्स डी एग्रीगेट होते हैं। ये कैसे हो गया, दैट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन का कोई फंडा होगा, कि कुछ कम कॉन्सेंट्रेशन के कुछ ऊपर कुछ और हो रहा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कुछ और होगा, है ना, यही हो सकता है। और इस पॉइंट को हम सस्पेंशन वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा मैं, कि वही इलेक्ट्रोलाइट जो एग्रीगेशन करवाता है, वही इलेक्ट्रोलाइट डी एग्रीगेशन भी करवा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स के कॉन्सेंट्रेशन के, राइट। तो ये पॉइंट वहां पे डिस्कस होगा, लेकिन पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अगेन आई थिंक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है। द लास्ट इज अल्ट्रासोनिफिकेशन, जहां पे आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हो एज अ मैकेनिकल सोर्स, एज एनर्जी सोर्स। और हमें पता है कि जब अल्ट्रासोनिक वेव्स बनती हैं, और आपने प्लस वन में जब वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा था, आपने देखा था कि यहाँ पे ना कैविटेशन एंड कंप्रेशन वाला रीजन बनता है,
तो वहां पे होता क्या है कि जो कैविटेशन वाला रीजन होता है और वहां पे एकदम से कैविटीज कोलैप्स करती हैं एट द ग्रेट फोर्स, ठीक है। हम उस फिजिक्स में इतना नहीं जा रहे, लेकिन हमें पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स में एक लो प्रेशर हाई प्रेशर रीजन बनता है और लो प्रेशर रीजन एकदम से कोलैप्स करता है, एंड दैट कोलैप्सिंग प्रेशर इज द रीजन, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और वो जो एनर्जी सोर्स है वो आपके बड़े पार्टिकल्स को कोलाइडर रेंज में लेके आए, राइट। सो ये हमारी एनर्जी सोर्स है डिस्पर्शन मेथड। सिंपल, मैक्सिमम चीजें आपको याद रखने वाली है लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे कंडेंसेशन मेथड, इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं। अब कंडेंसेशन मेथड में क्या है, आपको सोल्यूशन में से कुछ प्रेसिपिटेट करवाना है। कैसे करवा सकते हो? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन +1 +2 से करते आ रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से प्रेसिपिटेशन। एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा है एंटी सॉल्वेंट ऐड करके। जैसे इसकी एग्जांपल है उससे समझते हैं कि एंटी सॉल्वेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रहा है, एडिशन ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर टू वाटर। मतलब सल्फर का हमारे पास सोल्यूशन है अल्कोहल में, ठीक है। आपने सल्फर को इथेनॉल में डिसॉल्व कर लिया, आपके पास सोल्यूशन है, डिस्पर्शन नहीं है। डिस्पर्शन तो अभी हमने बनानी है वाटर में, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन है सल्फर का वाटर में। आपने सल्फर के सोल्यूशन को वाटर में ऐड कर दिया। अब हमें पता है सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन इथेनॉल तो है, इथेनॉल तो सॉल्युबल है। तो इथेनॉल खुद सॉल्युबलाइज हो जाएगा। इथेनॉल वाटर के साथ मिसिबल है, इथेनॉल तो वाटर में मिक्स हो जाएगा। क्योंकि सल्फर वाटर में मिसिबल नहीं है, वो बेचारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हमें सल्फर डिस्पर्शन मिल जाएगी, ये है। तो सल्फर के लिए वाटर एंटी सॉल्वेंट हो गया। क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शन बेस्ड मेथड है, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनको हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा नहीं है। तो रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, डबल डिकम्पोजिशन हो सकती है। तो अलग अलग रिएक्शंस हो सकती हैं जिसमें हमारा ये बन सकते हैं। अरे यहाँ पे हेडिंग में लायोफोबिक कर देना, यहाँ पे मैंने गलती से लायोफिलिक कर दिया, राइट। सो ये हमारे प्रिपरेशन मेथड्स हो गए। चलो, अभी हमने कोलाइडल डिस्पर्शंस की टाइप्स तो कर ली। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज करते हैं। अब 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, काइनेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इनमें से काइनेटिक एंड ऑप्टिकल हम आज करेंगे, अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी एस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन है ना, इसमें ज्यादातर चीजें हैं याद रखने वाली। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपने याद रखना है, समझने वाले पोर्शंस कम है, ठीक है। एंड वी स्टार्ट विद काइनेटिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज ब्राउनियन मोशन, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। हमें पता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन, एंड दैट रैंडम मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और जितना छोटा पार्टिकल्स होगा उतनी ब्राउनियन मोशन ज्यादा होगी। ज्यादा होगी का मतलब उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो मूव करेंगे। सो ब्राउनियन मोशन में जो पार्टिकल वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल साइज। इसीलिए जैसे हम कोर्स डिस्पर्शन के केस में होती है ब्राउनियन मोशन लेकिन स्लो होती है, इनके केस में ज्यादा स्ट्रांगली होती है। हाँ जी अमन, आपने हैंड रेज किया है। सर ये जो आपने सर कंडेंसेशन मेथड का सेकंड पॉइंट बताया था सर, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। हम्म। सर इस इथेनॉल सल्फर मतलब सल्फर इथेनॉल में डिसॉल्व है हाँ, सर, कंप्लीटली डिसॉल्व है वो। सल्फर इथेनॉल में सॉल्युबल है, यस। हमारा सोल्यूशन हमारा बना हुआ है। देखो अगर डिसॉल्व ना होती वो अगर वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होती फिर तो हम बना ही क्यों रहे होते। तो हमने लिखा ना अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर। सर फिर ऐसे तो हम सर लाइफिलिक और कोलॉइड्स को भी कर सकते हैं ऐसे देखो प्रेसिपिटेट। देखो लायोफिलिक कोलाइड में तो हमें हमारे पास
हम सिंपली, आपके पास एक डिस्पर्स्ड फेज है, एक डिस्पर्शन मीडियम है, दोनों को मिक्स करो, वो तो अपने आप ही बन जाते हैं। आप आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं, वहां पे भी आप करवा लो प्रेसिपिटेशन, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत क्या है, वो तो डायरेक्ट मिक्सिंग से ही बन जाते हैं। ओके। और ब्राउन मोशन में अपर लिमिट देखो, ये रेड में मैंने लिखा है ना, ये लाइन याद रख लेना, 5 माइक्रोमीटर इज द अपर लिमिट ऑफ द पार्टिकल्स विच शो दिस फिनोमेना, ठीक है। और सिंस ब्राउनियन मोशन मोशन है पार्टिकल्स का, तो अगर विस्कोसिटी मीडियम की ज्यादा होगी तो स्लो होगी मूवमेंट, कॉमन सेंस, राइट। एंड ब्राउनियन मोशन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल्स को नीचे पुल करती है, और ब्राउनियन मोशन कहती है कि इधर उधर भागे जाओ, राइट। तो इट एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। हमने कहा था कि जो डिफ्यूजन है कोलाइडर डिस्पर्शन की एक प्रॉपर्टी है। भले ही जो डिफ्यूजन का रेट है वो इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस या मॉलिक्यूलर डिस्पर्शंस ज्यादा होता है, लेकिन कोलाइडर डिस्पर्शंस भी डिफ्यूजन तो शो करती है। और डिफ्यूजन के लिए डिफ्यूजन के लिए जो एक लॉ है आपने पढ़ा है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वही लॉ है, उसकी एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, याद आप रख सकते हो, पेपर में पूछी जा सकती है। जे इज द फ्लक्स, जिसको हम टिपिकल, दिस फ्लक्स इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिफ्यूजेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितनी क्वांटिटी ऑफ द सल्यूट, कितनी क्वांटिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज डिफ्यूज हुई है, उसको कहते हैं फ्लक्स, डिनोटेड बाय जे, एंड दैट जे इज इक्वल टू माइनस डी इंटू डी सी अपॉन डी एक्स, वेयर डी सी अपॉन डी एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और हमें पता है, हम उसे अभी डिस्कस भी कर रहे थे, जो डिफ्यूजन होती है दैट इज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एंड उसी की वजह से जितना कॉन्सेंट्रेशन, कहने का मतलब है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन फास्ट होगी। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जब भी वर्ड यूज के हम करते हैं, हम हमेशा ना डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो देखो डी सी अपॉन डी एक्स है, जैसे उस दिन वेलोसिटी ग्रेडियंट किया था हमने फर्स्ट चैप्टर में, वेलोसिटी ग्रेडियंट वाज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, dv by dr, दिस इज dc by dx, ठीक है। कि दोनों हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है, एंड दोनों में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कितना है, तो दैट dc by dx इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड d, कैपिटल D इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट। और डिफ्यूजन कोफिशिएंट का जो आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था वो ये वाला है, एंड दिस फॉर्मूला df इज इक्वल टू के बी इंटू टी, ये आइंस्टाइन का जो पीएचडी थीसिस था, ये उसमें उसमें इसने फॉर्मूला दिया था, ठीक है। where f is frictional coefficient, d is diffusion coefficient, kb is Boltzmann constant and t is temperature, ठीक है। और स्टोक्स ने भी इक्वेशन दी थी, स्टोक्स एफ इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा, ठीक है। आप इसको देखो, हमें इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनानी है, जिसको आप याद रख लेना। अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन मुझे फिर भी लगता है ये पूछ सकते हैं, बिकॉज गेट में मैच द कॉलम में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, तो गेट पे ना मैच द कॉलम करके क्वेश्चंस आते थे, तो वहां पे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो जीपैट में अगर किसी एग्जामिनर को लगा कि ऐसा क्वेश्चन डालना है, क्योंकि फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो इस इक्वेशन को याद रख लेना, ठीक है। स्टोक्स और आइंस्टाइन इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, और हमारे पास बन गई स्टोक्स आइंस्टाइन इक्वेशन, या सदरलैंड आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं, एंड दिस इज द इक्वेशन आर टी अपॉन 6 पाई ईटा आर एन, राइट, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, डी आपको पता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात हो रही है, टी इज टेम्परेचर, ईटा विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ द डिफ्यूज्ड पार्टिकल, एंड एन, कैपिटल एन इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम फर्दर आर की वैल्यू रिप्लेस करके, जो रेडियस है उसकी वैल्यू रिप्लेस करके, ये जो फॉर्मूला है क्यूब रूट वाला, ये रेडियस का फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर पेपर में इन्होंने पूछना हुआ तो दिस फॉर्म जो फर्स्ट वाली है वो ज्यादा सिंपल है, वो क्वेश्चन बन सकता है। और आपको इसको क्रैम नहीं करना कि पूरा ही क्रैम कर लो, बस आपको ना आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए फॉर्मूला के। पेपर में अगर आपको दिख रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सदरलैंड इक्वेशन, स्टोक्स आइंस्टाइन इक्वेशन, आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि
अगर एग्जामिनर ने, मुझे लगता है ये पर्सनली, अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डालना होगा तो वो ना आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा कि ईटा का न्यूमरेटर में डाल दिया डिनोमिनेटर में डाल दिया ना। अगर ऐसा करेगा तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि वो आपको 4 इक्वेशंस दे देगा अलग अलग, उसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जीपैट में ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे पर्सनली ज्यादा लगती है कि अगर उन्होंने इक्वेशन, नेम्ड इक्वेशन पूछी है तो वो थोड़ा सिंपल ही रखेंगे उसको, राइट। तो आपको इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। तो डिफ्यूजन के बारे में आप जनरली कह सकते हैं, कॉमन सेंस हमें ये बताती है कि जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा, जो डिफ्यूजन है उसका जो रेट है, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, राइट। और टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाएगी। और पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एंड अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर दोगे तो नेचुरली है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स ने मूव तो डिस्पर्शन मीडियम में ही करना है। अगर मीडियम ही थिक हुआ तो धीरे मूव करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, बड़े कॉमन सेंस वाले पॉइंट हैं, राइट। तो ये है हमारा डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी, टिपिकल फॉर्मूला है। कोलाइडल डिस्पर्शन भी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करती है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और सी को हम लिख सकते हैं सी जी अपॉन एम, मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन को जस्ट अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। हमने कॉन्सेंट्रेशन को मॉलिकुलैरिटी की मोलैरिटी की टर्म में रिप्रेजेंट किया है, सी जी अपॉन एम, वेयर एम इज मॉलिकुलर वेट एंड सी जी इज ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। सो सी जी अपॉन एम बेसिकली हमारे नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, विच बेसिकली मीन्स कि मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया। तो हमने जस्ट उसको इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मार्टिन इस फॉर्म में लिखता है ताकि आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए, राइट। और कुछ नहीं है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी वाले फॉर्मूला को हमने थोड़ा रीअरेंज करके पाई अपॉन सी जी इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम कर दिया। ये एक जनरल फॉर्मूला है। देखो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला है ये सोल्यूशन के केस में भी एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे कोलाइडल डिस्पर्शन के केस में ये फॉर्मूला ना हमें चेंज करना पड़ता है। और फॉर्मूला एक्चुअल में हो जाता है ये पाई अपॉन सी जी इज इक्वल टू आर टी, ब्रैकेट में 1 अपॉन एम प्लस बी इंटू सी जी। ठीक है। द अबव फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू, ये वाला फॉर्मूला होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ सोल्यूशन, लेकिन कोलाइडल डिस्पर्शन के केस में फॉर्मूला में चेंज है। फॉर्मूला में क्या चेंज है? फॉर्मूला में 2 टर्म्स ऐड, बेसिकली नई टर्म आ गई है बी, है ना। ये वाला जो पूरा है ये ऐड हो जाता है, बी सी जी ऐड हो जाता है। सी जी हमें पता है क्या है, ये यहाँ पे कैपिटल सी जी लिखते हैं, ये वही वाला सी जी है, ठीक है। ये स्मॉल सी ही है। बी एक नई चीज आ गई और बी ही हमें समझना है इस वाले में, और कुछ नहीं है। बी इज इंटरेक्शन कोफिशिएंट। ये बेसिकली डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन बताता है। And B is 0 in the case of dilute systems, and B is positive in the case of concentrated system. और अगर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में लो अफिनिटी है तो B की वैल्यू कम रहती है, अगर हाई अफिनिटी है तो B की वैल्यू ज्यादा रहती है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास 3 तरह के सिस्टम आ जाते हैं। टाइप 1 इज द आइडियल सिस्टम, टाइप 2 एंड टाइप 3 इज वन विच वी इनकाउंटर। टाइप 2 में इन्फिनिटी दोनों के बीच में कम है, टाइप 3 दोनों के बीच में इन्फिनिटी ज्यादा है। अब ये जो टाइप 1 2 एंड 3 है, कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया और कभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनना। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने ये तीनों मेथड करे हैं ना, तीनों का एक ही यूज है, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करना। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज का जो अल्टीमेट एम है दैट इज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सिस्टम, ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज बेसिकली। और ऑस्मोटिक प्रेशर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेंगे भी इसको दोबारा, और वहां पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पॉइंट बोलेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करने के लिए यूज करते हैं, सारी करते हैं यूज। लेकिन जो सबसे एक्यूरेट है एंड सबसे वाइडली यूज्ड है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आपको कहीं पे पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट, तो ये वाला आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सो ये पॉइंट था। एंड नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको यहाँ पे पहले तो ये स्टोक्स इक्वेशन का फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, स्टोक्स इक्वेशन, इस फॉर्मूला को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा, ये सेडिमेंटेशन चैप्टर में इसका एक न्यूमेरिकल भी हमें करना है, सॉरी सस्पेंशन चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल भी करना है, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो फॉर्मूला है दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, और सेडिमेंटेशन में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, जी आती है, बाकी चीज़ें मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो कोलाइडल सिस्टम है, वो तो सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है उसकी, वो तो अंडर द ग्रेविटी मूव करते ही नहीं है, क्योंकि ब्राउनियन मोशन इतना ज्यादा होता है एंड ब्राउनियन मोशन एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो पार्टिकल्स को नीचे सेडिमेंट नहीं होने देता। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि क्यों सेडिमेंटेशन नहीं होती, आंसर इज द कल्प्रिट इज ब्राउनियन मोशन। लेकिन हमने ये भी कहा था कि कोलाइडल डिस्पर्शंस भले सेडिमेंट नहीं होते, बट फोर्स्ड सेडिमेंटेशन तो शो करते हैं। और आप सेडिमेंटेशन को फोर्स कैसे करोगे? बाय सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस। और ये वो इसलिए होता है बिकॉज सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस में आप जो डाउनवर्ड पुल है उसको एनहांस करते हो। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो स्वेटबर्ग ने इन्वेंट किया था, इट कैन जनरेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज हाई एज 1 मिलियन ऑफ द जी। नॉर्मल जी का 1 मिलियन टाइम डाउनवर्ड पुल आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो जी की जगह हम ओमेगा स्क्वायर एक्स वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज सेंट्रीफ्यूज आपने देखा है वो रोटेट करता है, राइट? तो वहां पे एक्सेलरेशन नॉर्मल नहीं होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। तो वहां पे वेलोसिटी नॉर्मल नहीं होगी, एंगुलर होगी। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी की जगह आ जाएगा। बाकी स्टोक्स इक्वेशन का फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सेंट्रिफिकेशन में याद रखना है। और लोअर साइज लिमिट ऑफ द पार्टिकल्स ओबेइंग स्टोक्स लॉ इज 0.5 माइक्रोमीटर, इसको याद रख लेना। और क्योंकि हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज इज मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर, sorry, is less than 0.5 micrometer, they do not sediment. स्टोक्स इक्वेशन वो पार्टिकल्स शो करते हैं जिनका साइज इज मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि सेडिमेंटेशन उनकी होती है व्हेन द साइज इज मोर देन 0.5 माइक्रोमीटर। एंड सिंस कोलाइडल पार्टिकल्स आर लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर, इनकी सेडिमेंटेशन नहीं होती, फोर्स सेडिमेंटेशन होती है, जो सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस से होती है, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस से होती है इन द केस ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट इज विस्कोसिटी, जिसमें हम आइंस्टाइन इक्वेशन करने वाले हैं। कोलाइडल डिस्पर्शन के केस में विस्कोसिटी का फॉर्मूला ये वाला होता है। अब विस्कोसिटी हम कर चुके हैं। सपोज ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन, वहां पे हमने ईटा डी लिखा था, मैंने यहाँ पे ईटा ही लिखा है। ठीक है, suppose eta is the viscosity of colloidal dispersion, right? And eta naught is the viscosity of dispersion medium. समझे ना? हमने वाटर में डिस्पर्शन बनाई है एक, तो जो डिस्पर्शन बनाई उसकी विस्कोसिटी इज ईटा, और बनाई किसमें? वाटर में। तो वाटर की विस्कोसिटी कितनी है? ईटा नॉट, राइट? तो फॉर्मूला इज ईटा इज इक्वल टू ईटा नॉट इंटू 1 प्लस 2.5 इंटू फाइव। अब ये फाइव क्या है? फाइव इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडल फेस। हमने रियोलॉजी में ना फाइव वर्ड यूज किया था फ्लूइडिटी के लिए, तो दिस फाइव इज नॉट फ्लूइडिटी, दिस फाइव आइंस्टाइन इक्वेशन ने है तो उसने फाइव वर्ड यूज किया है, दिस फाइव इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडल फेस। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या होती है? वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब होता है, कोलाइडल फेज की वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है पूरे सिस्टम में से।
सपोज आपने 100 ml डिस्पर्शन बनाई है, उस 100 ml डिस्पर्शन में कुछ वॉल्यूम आपकी डिस्पर्स्ड फेज ने ऑक्यूपाई करी होगी, कुछ डिस्पर्शन मीडियम ने ऑक्यूपाई करी होगी। डिस्पर्स्ड फेज ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है डिवाइडेड बाय डिस्पर्शन मीडियम ने कितनी कितनी ऑक्यूपाई करी है वॉल्यूम, दैट इज योर वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, आपको अलग से पूछने वाले नहीं है पेपर में कि क्या होता है वॉल्यूम फ्रैक्शन, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। डिस्पर्स्ड फेज की वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्पर्शन मीडियम की वॉल्यूम गिव्स यू वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइडल फेज। अब ये है फाई। अब इस फॉर्मूला को अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनना होगा तो इस इक्वेशन को ही बनाएंगे, लेकिन इस इक्वेशन को ना आप 3-4 मेथड्स में, 3-4 फॉर्म्स में लिख सकते हो। द फर्स्ट फॉर्म इज दिस जो आपको दिख रही है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस ईटा नॉट को मैं ले जाता हूँ LHS में, लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ईटा अपॉन ईटा नॉट हो गया। सो ईटा अपॉन ईटा नॉट इज इक्वल टू 1 + 2.5 × 5 लिख सकता हूँ। अब याद करो फर्स्ट चैप्टर आपका टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी, ईटा अपॉन ईटा नॉट क्या होता है? डिस्पर्शन की बात हो रही है, ईटा इज विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन, ईटा नॉट इज विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, दोनों की रेशियो को क्या कहते थे? रिलेटिव विस्कोसिटी, राइट? तो ईटा अपॉन ईटा नॉट की जगह लिख लेते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इस 1 को LHS में लेके आ जाते हैं, ईटा r - 1 इज इक्वल टू 2.5 × 5। अब फिर याद करो उसी चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को, रिलेटिव विस्कोसिटी -1 क्या था? रिलेटिव विस्कोसिटी से अगर मैं स्पेसिफिक विस्कोसिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्पेसिफिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू 2.5 × 5। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं, अलग अलग नोटेशंस हैं इस इक्वेशन की। अगर क्वेश्चन बनना हुआ तो यही बनेगा इसका, राइट? So this is Einstein equation of viscosity, and this equation is relevant in the case of colloidal systems. ठीक है, तो ये थी हमारी kinetic properties, and all these kinetic properties are used to determine molecular weight, all. Next are optical properties, और टिपिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वही हमारा फैराडे टिंडल इफेक्ट। जब कोलाइडल सिस्टम में से लाइट पास करती है वो स्कैटर होती है, हमें वो स्कैटर्ड पार्टिकल्स नजर आते हैं, विजिबल कोन नजर आता है, दैट इज फैराडे टिंडल इफेक्ट। हाँ, मैं आपको उस दिन बता भी रहा था कि वही जो टिपिकल एग्जांपल देते हैं कि सुबह सुबह हमें डस्ट पार्टिकल्स है ना, जब सनलाइट आ रही होती है वो हमें ब्राइट स्पेक्स के फॉर्म में नजर आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, बिकॉज दे स्कैटर द लाइट। चाहे वो कोलाइडल रेंज में नहीं है लेकिन कोर्स पार्टिकल्स तो हैं, तो कोर्स पार्टिकल्स भी लाइट स्कैटर करते हैं, भले ही उनकी स्कैटरिंग इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स करते हैं, लेकिन करते हैं। दे आल्सो शो फैराडे टिंडल इफेक्ट। और उसी की वजह से सिंस द लाइट इज स्कैटर्ड, देखो लाइट अगर सिंपली ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिट का मतलब है लाइट सीधे के सीधे बाहर निकल जाए। सपोज आपके पास एक लिक्विड है, उसके बीच में से सारी की सारी लाइट पास कर गई, आपको वो सिस्टम टर्बिड नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर लाइट स्कैटर हो जाए आपको टर्बिड नजर आता है। और टर्बिडिटी आप कैसे मेजर करते हो? कितनी लाइट स्कैटर हुई है डिवाइडेड बाय कितनी आपने इंसिडेंट करी थी, दोनों की इंटेंसिटी को डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट है, दोनों की इंटेंसिटी को डिवाइड कर दो, और ये जो टर्बिडिटी है अगेन मॉलिक्यूलर वेट देती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मॉलिक्यूलर वेट देती हैं, ये आपके दिमाग में लाइन होनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट देती हैं, और वो कैसे देती है इक्वेशन से क्लियर भी है। HC अपॉन टाउ, ये टर्बिडिटी बता रहा, टर्बिडिटी आपने पीछे एक्सप्लेन करा, ये है क्या? सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कोलाइडल सिस्टम की, टर्बिडिटी? कोलाइडल सिस्टम की टर्बिडिटी लिटरल मीनिंग तो हमें पता है ना, टर्बिड सॉल्यूशन कितना है उसको कहते हैं हाँ जी। टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी कब होती है? जनरली हम ये कहते हैं कि सिस्टम टर्बिडिटी हमारे सिस्टम में तब नजर आती है अगर हमारी लाइट स्कैटर हो जाती है। और लाइट जब स्कैटर कब होती है? जब हमारे पार्टिकल्स का जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में है या कोर्स रेंज में है, दोनों में ये नजर आता है हमें।
कोलाइडल रेंज में हो पार्टिकल्स चाहे कोर्स रेंज में हो, दोनों लाइट को स्कैटर करते हैं। और लाइट जब स्कैटर हो जाती है, कितनी लाइट स्कैटर हुई डिवाइडेड बाय कितनी इंसिडेंट हुई, उसको हम कहते हैं टर्बिडिटी। देखो देखो कुछ लाइट, सपोज आपने कुछ 100 यूनिट्स लाइट इंसिडेंट करी, मैंने बहुत क्रूड से एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 100 की 100 ट्रांसमिट कर गई। ट्रांसमिट का मतलब उसको क्रॉस कर गई, तब आपको सिस्टम टर्बिड नजर नहीं आता। टर्बिड तब नजर आता है जब पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, एंड द लाइट जो स्ट्रीम है आपको इधर उधर मूव कर जाती है, दैट इज स्कैटरिंग, कि सीधा डायरेक्टली वो ट्रांसमिट नहीं कर रही। और कितनी वो स्कैटर करती है उतना सिस्टम हमारा टर्बिड होता है। और नंबर ऑफ द पार्टिकल, और जितना जितना हमारे पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज में होंगे, जितना पार्टिकल्स छोटे होंगे, उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ठीक है। और वैसे इनका आई थिंक नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री आपके सिलेबस का पहले पार्ट होता था, पीसीआई सिलेबस का। आई थिंक अभी उन्होंने शायद ऐड किया है, लेकिन पहले बहुत पुराने में आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करवाए भी जाते थे बाय यूजिंग दीज टर्बिडोमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री। ठीक है। आई थिंक हमारे टाइम में तो नहीं थे, आपके टाइम में भी मुझे लगता है कि मे बी थ्योरी में ये दोबारा आ गए हैं एनालिसिस में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन प्रैक्टिकल तो शायद नहीं करवाते अभी भी। सो anyhow, आपको इक्वेशन ये याद रखनी है, HC upon tau is equal to 1 upon m plus 2b into c, where b is same, वही इंटरेक्शन कोफिशिएंट, इंटरेक्शन कांस्टेंट जो अभी हमने किया था पिछले कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में। c is concentration, m is molecular weight and h is the constant for a particular system। ठीक है। अब h का एक अलग से फॉर्मूला होता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, हम उसको नहीं करेंगे बिकॉज वो जेपैट में पूछना नहीं है। ठीक है। एच बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम उस पॉइंट को लीव कर रहे हैं। तो आपने फैराडे टिंडल इफेक्ट की बेसिकली डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे, ये बनता भी नहीं है पूछना। ठीक है। सो फैराडे टिंडल इफेक्ट क्या होता है और इसका यूज इज टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको साइज एंड शेप के बारे में भी बताता है। और टर्बिडिटी मेजर करने के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो इक्विपमेंट है, टर्बिडीमीट्री जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट मेजर करती है एंड अकॉर्डिंगली हमें इंफॉर्मेशन देती है कि अगर ट्रांसमिटेड लाइट इतनी है तो और इंसिडेंट लाइट इतनी है, तो जो बाकी बची लाइट वो स्कैटर हो गई होगी। तो टर्बिडिटीमीट्री इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। वो स्कैटर्ड लाइट मेजर नहीं करता, वो ये देखता है कि हमने इतनी लाइट इंसिडेंट करी थी, इतनी लाइट ट्रांसमिट हुई है, तो बाकी जो बची है वो स्कैटर हो गई होगी। नेफ्लोमेट्री स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है, राइट। ये बड़ा क्रूडली मैं आपको बता रहा हूँ। एंड स्कैटरिंग इज, फिजिक्स में हम करते थे, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है। और ये स्कैटरिंग इसीलिए, वो जो हमें टिपिकल क्वेश्चंस आते थे ना कि ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मच मोर देन द रेड लाइट, इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है या फायर फाइटर्स होते हैं, उनकी जो कार होती है उसका कलर रेड होता है, बिकॉज रेड लाइट सबसे लीस्ट स्कैटर करती है, तो दूर से भी आपको नजर आ जाती है। और यही रीजन होता है व्हाई स्काई इज ब्लू इन कलर, बिकॉज ब्लू लाइट इज दी स्कैटर्ड मोस्ट। तो क्योंकि स्कैटर्ड है, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है, तो हमें मैक्सिमम जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है, राइट। वो जो टिपिकल क्वेश्चन है उसका रीजन यही स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड था आंसर। सो ये है स्कैटरिंग। एंड द नेक्स्ट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। जब हम कोलाइडल डिस्पर्शन की प्रॉपर्टीज कर रहे थे, हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के पार्टिकल्स को तो आप देख ही नहीं सकते। आप चाहे नेकेड आई की बात करो, चाहे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले आओ, आप सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। और फिर हमने कहा था कोर्स डिस्पर्शन को तो चाहे आप नेकेड आई से देख लो, वो तो ऐसे ही दिख जाते हैं। और इन दोनों के इन बिटवीन हमने कहा था कि जो ये कोलाइडल डिस्पर्शंस हैं, you cannot observe these particles with the naked eye, and you cannot observe these particles with the optical microscope, with normal ordinary microscope also, but you can observe these particles with an electron with an electron microscope as well as ultra microscope. अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है? अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो ज़िग्समॉन्डी ने दिया था, जिसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, दिस इज बेस्ड अपॉन
ऑब्जर्विंग द स्कैटर्ड लाइट। अब ये क्या करता है, अब ये इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि व्हेन द पार्टिकल साइज इज लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो लाइट स्कैटर होती है। जब पार्टिकल साइज, जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसकी वेवलेंथ के हाफ से भी कम हो जाए, तब लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, लाइट स्कैटर होती है। तब लाइट सीधा रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो स्कैटर होती है। और कितनी स्कैटर्ड लाइट है उसको देखने के लिए हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, अब इसकी इसकी जो वर्किंग है या कंस्ट्रक्शन है उसको करना हमारा एम नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इतना हमें पता है कि ये स्कैटर्ड लाइट मेजर करता है। हमें पता है कि हमारे पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करते हैं। तो अगर आपको कोलाइडल पार्टिकल्स को देखना है तो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बिकॉज वो स्कैटर्ड लाइट को मेजर करता है। और हमें स्कैटर्ड लाइट जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पार्टिकल दिखते कैसे हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हमें बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक नजर आती है, डार्क। और जिस पॉइंट के ऊपर लाइट स्कैटर कर रही होती है वहां पे हमें ब्राइट स्पॉट नजर आता है। वी ऑब्जर्व अ ब्राइट स्पेक ऑफ लाइट। जैसे जब डस्ट आती है हमारे, जैसे मैं आपको टिपिकल एग्जांपल दे रहा था कि सनलाइट आई आपके विंडो पेन से, रोशनदान से, है ना, सनलाइट आई, आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं, वहां पे भी डस्ट पार्टिकल्स आपको ब्राइट नजर आते हैं। सिमिलरली इन द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप व्हेन द पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, आपको ब्राइट स्पेक्स नजर आते हैं अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। उसको हम कहते हैं, वहां वहां से हम पार्टिकल्स को देख पाते हैं। दिस इज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है कि ब्राइट स्पॉट्स इन द डार्क बैकग्राउंड, क्वेश्चन बन सकता है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में पार्टिकल्स दिखते कैसे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। किसने बनाया था वो भी, एंड प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो तो बहुत ही ज्यादा है, राइट। और रिजॉल्विंग पावर इज बेसिकली स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बाय व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड येट रिमेन डिस्टिंग्विशेबल, है ना। ये फिजिक्स में हम करते होते थे, डी की डेफिनेशन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर दो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास भी है ना, हम फिर भी उनको रेजोल्यूट कर सकते हैं। 0.5 नैनोमीटर है इसकी रेजोल्यूशन पार्टिकल पावर। मतलब अगर दो पार्टिकल्स 0.5 नैनोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर भी पड़े हों, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो अलग अलग नजर आएंगे। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में जो नॉर्मल आपका ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, वहां पे दैट दिस इज ओनली 0.2 माइक्रोन। अगर दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है तो जाके कहीं आप इनको अलग पार्टिकल्स की फॉर्म में देख सकते हो। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, इसलिए हम कोलाइडल डिस्पर्शन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रॉब्लम है कि इसमें हम ड्राई सैंपल यूज करते हैं, लेकिन हमारे कोलाइडल डिस्पर्शन तो वेट सिस्टम है, तो वेट सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक सोल्यूशन है, जो एक नई माइक्रोस्कोपिक टेक्निक आई है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें हम वेट सैंपल भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम ड्राई सैंपल यूज करते हैं, राइट। सो वी कैन ऑब्जर्व द कोलाइडल पार्टिकल्स ईदर विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये थी हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, राइट। एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हम अगले क्लास में करेंगे, और जो स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं था, एक्सेप्ट जो स्टार्टिंग में जो डिफरेंस था तीनों में, उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कंसेप्चुअल थे। अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है मोर और लेस वो क्रैम करने वाला है। कोई डाउट हो पूछ लो, अदरवाइज इट इज डन फॉर टुडे।